आखिर ऐसा क्या हो गया कि पतंजलि के फाउंडर्स इतने प्रसिद्ध योग गुरु और मार्केट में बैठे बड़े बड़े प्लेयर्स को पीछा छोड़ने के बाद अपनी कंपनी की सेल्स को एक नए हाइट पर ले जाने के बाद लगभग 45,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। इस कंपनी के फाउंडर्स को सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद बिना शर्त वो लोग माफी नामा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि अपनी कंपनी को इतने टॉप पोजीशन पर ले जाने के बाद भी उन्हें आज पेपर के फ्रंट पेज पे बड़े बड़े बोर्ड लेटर्स में माफीनामा छापने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया। 23 अप्रैल 2024 को जब ए अमानुल्लाह और हिमा कोहली की बेंच पतंजलि केस की सुनवाई कर रही थी तो उन्होंने इस बार आईएमए और आईएमए के साथ साथ कई एफएमसीजी और इस फूड और ड्रग लाइसेंसिंग के अंडर आने वाले कई सारी कंपनीज को भी टारगेट किया। अब इसका क्या रीजन था कि अभी तक जो जजेस की बेंच पतंजलि को कंटिन्यूअसली टारगेट कर रही थी उनकी गलती के लिए, जो आईएमए ने उन पे आरोप लगाया था उसके लिए, वो अब डायरेक्टली बाकी सारी कंपनीज को भी और खास तौर पे आईएमए को भी इस केस में इंक्लूड कर रही है। आईएमए को भी फटकार लगाई गई है। And while more breaking news that is in fact coming in the Patanjali case, the Supreme Court has now questioned the Uttarakhand government as to why no action was taken. The Supreme Court has asked the Uttarakhand government. ऐसा क्या हो गया? तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और जानना होगा कि जब 10 अप्रैल को इसी केस की सुनवाई कर रहे थे ये दोनों जजेस, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। ये वो स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को आप पढ़िए। अब यहाँ पे ये बात क्यों आती है कि अपने पावर्स का इस्तेमाल करके आप किन्हीं खास कंपनियों को प्रॉफिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इसलिए आता है कि सिर्फ पतंजलि ही एक ऐसी कंपनी नहीं है जिन्होंने मिसलीडिंग एड्स के जरिए अपना रेवेन्यू जनरेट किया। ऐसी बहुत सारी और भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो एड्स के थ्रू कस्टमर को कहीं ना कहीं धोखे में रख रहे होते हैं। बेंच के इस स्टेटमेंट पे सीजेआई ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब वापस आते हैं और जानते हैं कि क्यों इतने बड़े दिग्गज, बाबा कह लें या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट कह लें या फिर बिजनेस टाइकॉन कह लें, इन्हें कोर्ट में आकर सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी है। अब इस चीज को जानने के लिए हमें थोड़ा शुरुआत में जाना पड़ेगा। ये सब शुरू कैसे हुआ था और कहां से शुरू हुआ था, उससे भी पहले चलते हैं। जब जून 2020 में बाबा रामदेव ने पतंजलि के अंडर कोरोना वायरस के रेमेडी के तौर पे कोरोनल किट को लॉन्च किया था। उन्होंने मात्र 545 रुपए में एक ऐसा किट लॉन्च किया जिसके लिए वो दावा करते थे कि ये पूरी तरह से कोरोना वायरस पे मरीजों के लिए इफेक्टिव है। उनका ऐसा कहना था कि 3 दिन में मरीज 69% तक सही हो जा रहे हैं और 7 दिन जाते जाते वो 100% कोरोना फ्री हो जा रहे हैं। ऐसा दावा उन्होंने कोरोनिल किट के लिए किया और ऐसे ही एड्स उन्होंने चलाए। पतंजलि और उनके फाउंडर्स ने मिलकर इसका खूब प्रचार किया और इसके तहत उन्होंने एक मोटा प्रॉफिट भी जनरेट कर लिया। ना इन्हें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सर्टिफाई किया था, ना ही गवर्नमेंट की किसी और संस्था ने उन्हें कोरोनिल किट के लिए परमिशन दी थी। ये लोग फिर भी अपनी दवाई को बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों के बीच अपने बने हुए ट्रस्ट का गलत फायदा उठाते रहे और अलग अलग एड्स के जरिए इन्होंने 545 रुपए का वो किट धड़ल्ले से बेचा। हालांकि इस टाइम पे आयुष मंत्रालय ने इन्हें इस एड को रोकने के लिए और कोरोनल किट को बेचने पे प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था, लेकिन इन लोगों ने उसकी भी कोई फिक्र नहीं की। धड़ल्ले से अपना एड चलाते रहे और अपने प्रोडक्ट को बेच के प्रॉफिट कमाते रहे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि यार पतंजलि पे लोग ट्रस्ट क्यों करते? पतंजलि के जो फाउंडर है बाबा रामदेव, उनके योग गुरु होने की वजह से, योग की दुनिया में उनका जो एक रिवॉल्यूशन लाया गया उसकी वजह से लोगों का बाबा रामदेव पे एक अच्छा खासा ट्रस्ट बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि यार आपने इतने साल की मेहनत लगाकर पब्लिक में अपना ट्रस्ट बनाया, पब्लिक आप पे अब भरोसा करती है, आप उस भरोसे का गलत फायदा उठा रहे हो। लोग उस टाइम कोरोना वायरस से डरे हुए थे, इस डर का इन्होंने फायदा उठाया और इस फायदे के साथ साथ लोग जो इन पे भरोसा करते थे, जो इनके फॉलोअर्स थे, उसका भी इन्होंने फायदा उठाया और इन्होंने उस किट के जरिए लाखों करोड़ों का प्रॉफिट जनरेट किया। कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि अगली बार शायद अगर कोई अच्छा भी बंदा समाज के लिए कुछ करना चाहेगा तो इस जैसे केस के आने के बाद लोगों को भरोसा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, शायद वो अगली बार इस चीज पे भरोसा ना कर पाए। मतलब अगर आप पब्लिक आपको फॉलो करती है और आप इतने बड़े स्टार के तौर पे अब प्रेजेंट हो रहे हो, तो शायद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के ट्रस्ट के साथ ना खेला जाए। और शायद इसी के लिए गवर्नमेंट के कई सारे रूल्स बने हैं, बट दिखता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और कंपनी की साठगांठ तो रही है, क्योंकि ना गवर्नमेंट ने उस टाइम पे इन्हें पूरी तरह से रोकने की कोशिश की और ये तो प्रॉफिट कमाने में लगे ही हुए थे। अब इस केस के बारे में तो मैंने आपको एक छोटा सा समरी दे दिया। अब जानते हैं कि ये केस कोर्ट में कैसे गया और क्यों रामदेव बाबा इतने लंबे समय से अब कोर्ट के केस के चक्कर में फंसे हुए हैं। हालांकि बीच बीच में इन्होंने कई सारे फंडे अपनाए जिससे ये लाइमलाइट में बने रहे और इन्होंने कंट्रोवर्सीज क्रिएट की
कि आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए एलोपैथी जैसी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां उनको बदनाम करने के लिए अलग अलग तरह के पैंतरे अपना रही। बट अगर ऐसा ही कुछ था तो फिर अभी जब सुनवाई हुई तो उसमें आप लोग बिना शर्त माफी मांगने को कैसे तैयार हो गए? ये तो क्लियरली दिखाता है ना कि मतलब आप कोशिश कर रहे थे कि कैसे ना कैसे हम लोग बचते रहे, लेकिन जब कोर्ट में कोई चीज पेश हुई और शिकंजा कसा इन लोगों पे, तो ये लोग बिना शर्त माफी मांगने पे भी तैयार हो जाते हैं। दोगले लोग हो गए ना ये लोग। जुलाई 2022 में बाबा रामदेव की कंपनी ने एक बड़ा सा एड प्रिंट करवाया जिसमें वो एलोपैथी के खिलाफ खुल के बोल रहे थे और पतंजलि के प्रोडक्ट्स को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे बात ये थी कि वो जिस तरीके से एलोपैथी के प्रोडक्ट्स को बदनाम कर रहे थे वैसा उनको शायद नहीं करना चाहिए था। अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए आप एडवर्टीजमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप मिसलीडिंग एड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इस एड के थ्रू वो एलोपैथी को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। इसका जो डायरेक्ट फायदा था वो बेसिकली पतंजलि को मिलता। हर कंपनी चाहती है कि उसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, लेकिन उसके लिए आप किसी और कंपनी को बदनाम नहीं कर सकते। हालांकि दोनों कंपनी कहीं ना कहीं सेम ही कर रही है, मिसलीडिंग एड्स के थ्रू कंज्यूमर को बेवकूफ बना तो रही है। हाँ, फिर भी वो दूसरे कंपनीज पे एलिगेशंस नहीं लगा सकते, वो भी ऐसे डायरेक्टली। अब इसमें एक्चुअल में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि द्वारा कहा क्या गया था? इस एड के थ्रू बाबा रामदेव ने एलोपैथी को पूरी तरह से नकारा बताते हुए कहा था कि एलोपैथी के जरिए जो भी इलाज किया जाता है वो पूरी तरह से सटीक नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एलोपैथी की किसी भी दवाई को यूज करते हैं तो आपकी जो बीमारी है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती, बल्कि थोड़ा टाइम के लिए आपको उससे रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जब आप वही पतंजलि द्वारा बनाई गई आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी जो बीमारी है वो पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे उन्होंने पतंजलि की बड़ाई तो कर ली, आयुर्वेद की बड़ाई तो कर ली, ठीक है, अच्छी बात है। आयुर्वेद हमारी सबसे पुरानी परंपरा रही है जिसके थ्रू हमारे यहाँ इलाज होता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि एलोपैथी में भी हर एक चीज का इलाज नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे लोग एलोपैथी की दवाई खा के ही ठीक है। बाबा रामदेव ने एलोपैथी की दवाई यूज करने के कई सारे साइड इफेक्ट्स गिनवा दिए और साथ में ही उन्होंने पतंजलि के प्रॉफिट को गिनवाते हुए ये कहा था कि पतंजलि योग पीठ के पास आयुर्वेदिक तरीके से डायबिटीज, ऑर्थराइटिस, आंख, कान और नाक के कई सारी बीमारियों का 100% इलाज, जबकि 1954 एक्ट के अंतर्गत किसी भी बीमारी का जिसका अभी तक साइंस के द्वारा पूरी तरह से इलाज नहीं ढूंढा गया है उसके बारे में ऐसा लिखना कि हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे, मतलब कि 100% क्योर मिल जाएगा, वो इलीगल है, वो मिसलीडिंग एड्स की कैटेगरी में आता है। अब इस एड के खिलाफ IMNA ने 1000 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस भेज दिया और साथ ही उन्होंने ये भी डिमांड की कि बाबा रामदेव उनसे लिखित में उनसे इस चीज के लिए माफी मांगे। अगस्त 2022 में सबसे पहली बार ये केस सुप्रीम कोर्ट में गए और 2023 के नवंबर में इसकी पहली सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई और उसे वार्न किया कि वो परमानेंट इलाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने एड्स में नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बीमारियों के लिए अभी तक कोई भी परमानेंट इलाज नहीं मिला है। उसके बाद फरवरी 2021 में बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि का कोरोनिल WHO से सर्टिफाइड है, जिसपे IMA भी शॉक था। हालांकि उसके कुछ टाइम बाद ही WHO ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि उन्होंने ऐसे किसी भी ट्रेडिशनल दवाई को अभी तक सर्टिफाई नहीं किया है। वैसे पतंजलि का यह पहला केस नहीं था जहां पर उन लोगों को इतने बड़े कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा या फिर उनके खिलाफ इतना लंबा केस चला। ऐसे पहले भी बहुत सारे एड्स पतंजलि द्वारा किए गए हैं जिसके वजह से पतंजलि को कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा है। पतंजलि द्वारा ऐसे पहले भी एड्स किए गए हैं, जिसमें से कुछ एड्स हैं जनवरी 2018 में फेयरनेस क्रीम का ऐड, अगस्त 2017 में कुकिंग ऑयल का ऐड। ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि के पीछे हमेशा से ही लगी रही हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या सिर्फ पतंजलि ही मिसलीडिंग एड्स कर रही है? अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि सिर्फ पतंजलि ही ऐसी कंपनी नहीं है जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मिसलीडिंग एड्स बनाती है। ऐसे कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए सालों से इस तरह के मिसलीडिंग एड्स का इस्तेमाल करके कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट्स बेच रहे। वरना फेयर एंड लवली लगाकर आज तक कितने लोगों के चेहरे पे निखार आ गए, कॉम्प्लान पीकर कितने बच्चों की हाइट बढ़ गई, फेयर एंड हैंडसम लगाकर कितने लड़के खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, और कौन सा फेस वॉश लगाकर कितनों के फेस पे इन्फेक्शन कम हो गए या फिर उनके फेस से धूल मिट्टी निकल गई। एक तरह से मिसलीडिंग एड्स ही तो है जो ये लोग कर रहे हैं।